नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी और एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े। और आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की और आज हम बात करेंगे मराठवाड़ा की। अगर मराठवाड़ा की बात करें तो अगर आप महाराष्ट्र के नक्शे को देखेंगे तो मराठवाड़ा बिल्कुल नक्शे के बीच में आता है। राज्य का मध्य का इलाका है ये और काफी एक लंबा अच्छा खासा इतिहास रहा है इस पूरे इलाके का। और यहाँ पर हमेशा जो सियासी टक्कर रही है वो काफी दिलचस्प रही है। तो आज हम इसी इलाके के बारे में बात करने वाले हैं। रौनक, ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठवाड़ा की क्या अहमियत रही है? जी देखिए, मराठवाड़ा की अहमियत की अगर बात की जाए तो मराठवाड़ा में हमेशा से मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि विदर्भ में जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि विदर्भ में बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में ज़्यादा मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन अगर मराठवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर रीजनल पार्टी जो है वो एंटर कर जाती है। शरद पवार की एनसीपी, अविभाजित एनसीपी की बात की जाए या फिर अजीत पवार की भी बात की जाए तो शरद पवार, अजीत पवार दोनों का यहाँ पर जो है वो प्रेजेंस साफ तौर पर दिखाई देता है। शिवसेना यूबीटी हो या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, यहाँ पर उनका पूरी तरीके प्रेजेंस दिखाई देता है। बीजेपी भी यहाँ पर काफी ताकतवर पार्टी मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कुछ एक पॉकेट्स है जहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी ताकतवर है। अशोक चौहान और विलासराव देशमुख का जो इलाका आता था, नांदेड़ और लातूर। लेकिन अब आपको पता है कि अशोक चौहान जो है इन दिनों बीजेपी के साथ है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका बीजेपी के साथ आना बहुत ज्यादा फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कांग्रेस जो है वो नांदेड़ में लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस की विचार इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, लातूर और नांदेड़, यहाँ पर लोगों में है और इसका फायदा हमेशा से कांग्रेस को वहां मिलता रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो मराठवाड़ा पॉलिटिकली बहुत ही संवेदनशील इलाका है। वहाँ के लोग काफी मैच्योर है और कास्टिज्म की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से मराठवाड़ा पर हावी रही है। बिल्कुल रौनक, इससे पहले कि हम विधानसभा की बात करें, हमें लगता है कि एक बार हमें देखना चाहिए कि लोकसभा में क्या हुआ था। लोकसभा में मराठवाड़ा में कुल लोकसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी जीत हासिल हुई थी। अब आप क्या कारण मानते हैं कि वहां पर इस तरह की दुर्गति जो है सत्ताधारी गठबंधन महायुति की हुई? कई बड़े बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता इस इलाके से हार गए, जैसे कि राव साहेब दानवे जो कि केंद्रीय मंत्री थे वो हार गए, पंकजा मुंडे वो यहां से चुनाव हार गई, फिर महादेव जानकर जो एक किसान नेता थे उन भी महायुति से चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो हार गए। तो इस हार के पीछे आप प्रमुख कारण क्या देखते हैं? जी देखिए, मराठवाड़ा में मुख्य तौर पर अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर देखने को मिल रहा था लोकसभा चुनाव में वो था मनोज जरांगे पाटिल द्वारा चलाया जा रहा आरक्षण का मुद्दा। और उसकी वजह से महायुति गठबंधन को बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान जो है खामियाजा उठाना पड़ा है। और ये एक प्रमुखता से कारण बताया जा रहा है कि महायुति जो कि 2019 में इस मराठवाड़ा रीजन की अगर बात की जाए तो लगभग जो डेटा दिखा रहा है कि 2019 में 29 सीटें विधानसभा की जीती थी महायुति गठबंधन ने। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव आते आते, हालांकि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री काफी कहाँ है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा विधायक किसके खेमे में ये भी बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम लोग लगातार पत्रकारिता करते हैं लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आता कि विधायक शरद पवार के साथ है या फिर उद्धव ठाकरे के साथ है या शिंदे के साथ निकल लिया। तो मनोज जरांगे पाटिल का जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो काफी हावी रहा लोकसभा चुनाव में। और अब भी फिर एक बार सरकार के नाक में मनोज जरांगे पाटिल ने दम कर दिया है। और इस बार भी जो कहा जा रहा है कि एक बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर जो है मनोज जरांगे पाटिल का मुद्दा और मराठा आरक्षण का मुद्दा इस पूरे मराठवाड़ा रीजन में एक बड़ी कड़ी जो है वो साबित हो सकता है। मराठा आरक्षण का मुद्दा तो रहेगा और ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि जो इस तरह का परफॉर्मेंस रहा महायुति का उसमें मनोज जरांगे पाटिल ने एक अहम भूमिका निभाई उनके मराठा आरक्षण के आंदोलन के मुद्दे ने। और अभी ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या यही मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में अपना असर डालता है। लेकिन मराठा आरक्षण के अलावा जब भी मराठवाड़ा की बात होती है तो अक्सर चर्चा होती है किसानों की आत्महत्या की। विदर्भ के बाद सबसे ज्यादा किसान जो है इसी इलाके से आत्महत्या करते हैं। फिर ये वो इलाका भी है जहां पर कि हमेशा से पानी की जो है कमी की खबरें आती रही हैं। यहाँ पर अक्सर
बीते 1-1.5 दशक में कई बार इस इलाके ने सूखे का सामना किया है, तो पानी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलाके के लिए। ये देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा हमेशा से मराठवाड़ा का सूखा, ये राष्ट्रीय राजनीति में भी सूखा का मुद्दा बना। और हमें याद होगा कि 2014 के पहले जब मराठवाड़ा में सूखा पड़ा तो कई बड़े पत्रकारों ने इसको रिपोर्ट किया और खुद केंद्र सरकार को इसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर लगानी पड़ी और यहाँ पर इस समस्या को दूर करने के लिए कदम जो है उठाने पड़े। मुख्य तौर पर जब 2014 में बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई, उस दौरान इस सूखे की समस्या से निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस ने जलयुक्त शिवार के जरिए एक बड़ा अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलाने की मुहिम जो शुरू की और उसका ज्यादा फायदा मराठवाड़ा के लोगों को कैसे मिल सके, इसकी एक योजना जो है बनाई। और दूसरा, मुझे याद है कि 2018 आते तक सरकार ने एक वाटर ग्रिड, जिससे कि पूरे मराठवाड़ा में जो पानी की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए एक 11 जो मेजर डैम है उनको आपस में जोड़ने का एक प्लान जो है वो तैयार किया गया। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास भी प्रस्ताव जो है भेजा सरकार ने, लेकिन 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की सरकार चली गई। जो प्लान वर्ल्ड बैंक के पास भेजा था, लगभग 4,293 करोड़ रुपए का फर्स्ट फेज के लिए लोन सरकार ने मांगने के लिए प्लान भेजा गया था, लेकिन उनकी सरकार चली गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। और उसके बाद आपको याद है कि सरकार आने के कुछ महीनों बाद ही कोविड की महामारी आ गई, जिसकी वजह से 2 साल तो सरकार के लॉकडाउन और बाकी चीजों से निपटने में चले गए। तो ये मामला जो है पीछे चले गया है। ये अगर मामला सुलझ जाता है और निश्चित तौर पर लोगों में एक विश्वास भी, सरकार ने जब ये प्लान इसका बनाया है, कई विधायक और नीचे के लेवल के कई जो पदाधिकारी है उनको विश्वास में लेकर ये जब प्लान और उसका ब्लूप्रिंट डीपीआर तैयार किया, तो लोगों में निश्चित तौर पर एक उम्मीद निश्चित तौर पर जगी कि इससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। और सरकारी जो दल है, सत्ताधारी जो दल है, उसको भी राजनीतिक इसका फायदा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर काफी हावी है। और एक और केवल मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मराठा आरक्षण का मुद्दा देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मनोज जरांगे पाटिल चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जिस तरह के संकेत उनके और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लगातार उनसे लोग जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी खबर सामने निकल कर आई थी कुछ दिन पहले कि उन्होंने कई जो इच्छुक उम्मीदवार है उनका स्क्रीनिंग भी शुरू कर दिया है कि वो कहाँ तक पड़े हैं, उनके इलाके में जहाँ से वो टिकट चाहते हैं तो वहाँ किस तरह का कास्ट कैलकुलेशन है, इसके पहले वो किस पार्टी में थे, उनसे कितने लोग जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर वो कितने एक्टिव है, इस तरह की जो जानकारी है उन्होंने वो जुटाना शुरू कर दिया है। तो अगर मनोज जरांगे पाटिल चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जो मुझे लगता है कि वो एमवीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार एक मराठा नेता के तौर पर उनकी इमेज रही है। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी को मराठाओं ने तो मतदान किया है, मुस्लिमों ने भी बहुत मतदान किया। और अगर मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं तो वो पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें भी वो टिकट देने को तैयार है। तो एक बड़ा बिल्कुल, हाँ, इस तरह की एक चर्चा हो रही थी कि कोई एक मराठा मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी जो है वो हो सकता है। जैसे हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि एक दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का कार्ड लेकर आए थे असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर, तो वैसा ही कुछ समीकरण इस बार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, अगर आगे की बात करें तो लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसका दोहराव ना हो विधानसभा में, उसको लेकर अब महायुति विशेषकर बीजेपी किस तरह की तैयारी कर रही है, उसकी क्या रणनीति है? जी देखिए, मुख्य तौर पर बीजेपी को तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल का इफेक्ट जो है मराठवाड़ा की कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बीजेपी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक तो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, वो मराठा समुदाय से आते, उन गरीब मराठा तबके में एक अच्छी खासी इमेज जो है वो मानी जाती है। लिहाजा
अगर वहां पर शिंदे के चेहरे का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, शिंदे को ज्यादा प्रचार में उतारे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली महायुति गठबंधन को मिल सकता है। अब बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह से लगातार देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर ले रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस इस इलाके में ज्यादा प्रचार के लिए जाए तो हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं तो स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है कि अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे मराठवाड़ा में ज्यादा कैंपेन करते दिखाई दे देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले। जी बिल्कुल। तो रौनक हमें बता रहे थे मराठवाड़ा की जमीनी हकीकत, वहां की सियासी स्थिति। अगले एपिसोड में हम महाराष्ट्र के किसी दूसरे इलाके की बात करेंगे, वहां पर किस तरह का समीकरण है और वहां की जमीनी हकीकत क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।